रेडियो के जमाने को कोई कैसे भूला पाएगा। रेडियो ने ही तो इन कानों को देखना सिखाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कम्युनिकेशन यानी संवाद का हमारे समाज और देश के विकास के लिए उतना ही महत्व है जितना पेड़ पौधों के लिए खाद और पानी का। संवाद के बिना हम व्यक्ति, समाज और देश के आगे बढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। संवाद का एक ऐसा ही सशक्त माध्यम है रेडियो, जिसकी देश और दुनिया को एक दूसरे में जोड़ने में अहम भूमिका रही है। संवाद के दूसरे साधन जहां नहीं पहुंच पाते, वहां भी अपने शुरुआती समय से ही रेडियो दुनिया को संदेश पहुंचाने का काम करता रहा है। खेत में काम कर रहे किसान हो, ऑफिस जाते हुए लगा ट्रैफिक जाम हो, किसी गली में आपकी छोटी सी दुकान हो, या चलते ठेले में आप बेच रहे पकवान हो, लेकिन वो आपको सूचित करती है, आपका मनोरंजन करती है, आपसे आपकी बात करती है, आपको सबसे जोड़े रखती है। जी हाँ, वो एक आवाज है और आज बात उसी आवाज की दुनिया की। रेडियो। आज का दिन रेडियो के नाम और इसी आवाज की दुनिया पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजेंद्र चुग जी, जो फॉर्मर चीफ न्यूज रीडर रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो से। स्वागत है सर आपका। साथ ही वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं जाने माने आरजे बिग एफएम 92.7 से आरजे खुराफाती नितिन, जिन्होंने कई बार अपनी प्रैंक कॉल से आपको हंसाया होगा। रेडियो 1 94.3 एफएम से आरजे सार्थक कौशिक, जिन्हें आप सुनते हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली विद सार्थक में। और हमारे साथ हैं अमिता कमल, जो अनाउंसर हैं ऑल इंडिया रेडियो में। आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच। साथ ही आपको वर्ल्ड रेडियो डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी चुग सर आप ही से। कहते हैं कि रेडियो सामाजिक जुड़ाव को गहरा करने का एक शानदार माध्यम है, आप क्या कहेंगे? आपने रेडियो की भूमिका का सिर्फ एक पहलू अभी तक सामने रखा है जी। न सिर्फ सामाजिक सद्भाव, बल्कि हमारे देश जैसी अर्थव्यवस्था की जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं ओवर द ग्लोब, उन सब में अगर विकास का संदेश पूरे समाज तक पहुंचा रहा है आज भी, तो वो है रेडियो। हमारे देश की अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बाद वाइट रेवोल्यूशन जी, और बहुत हद तक ब्लू रेवोल्यूशन में भी जो भूमिका रेडियो ने निभाई है वो अब इतिहास में दर्ज है। जिस तरीके से इस देश के किसानों को रेडियो ने खेत में हल चलाना, खाद देना, पानी देना सिखाया, और जिस तरीके से दूध का उत्पादन बनाने में इस देश को नंबर 1 बनाने में जिस तरीके से रेडियो की भूमिका रही, वो आज पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च का एक सब्जेक्ट बन चुकी है। और यहाँ के लोग नहीं, आप डेनमार्क से, हॉलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से लोग देखेंगे आए हुए हैं किसी न किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट लेकर कि भारत के विकास में रेडियो का कितना अहम योगदान रहा है। बिल्कुल, आपने बताया कि बहुत अहम योगदान रहा है, आज तक स्वर्णिम इरा भी रहा है, एक सुनहरे दौर को आपने देखा है। सवाल मेरा अमिता जी आपसे है, क्योंकि आप ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी हैं और एक सुनहरा दौर शुरू हुआ था एक ज़माने में जो आज तक चला आ रहा है, लेकिन आज हम बदलते दौर को देखें तो शायद वो श्रोता आज नहीं मिलते। आपको क्या ऐसा लगता है, आप मानती हैं इस चीज़ को, या आपको लगता है कि आज भी वो प्रासंगिकता बरकरार है? मैं ऐसा मानती हूँ, रेडियो की जो प्रासंगिकता है वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें भी बीच में लगा था कि रेडियो बंद होने वाला है। कई सारे चैनल्स ऑल इंडिया रेडियो के बंद हो गए थे, बट दोबारा से ऑल इंडिया रेडियो ने कम बैक किया और अब दोबारा से जो लिसनर्स हैं, श्रोता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो ने स्टैंड किया है। बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो ने स्टैंड किया है। ये कहना गलत है कि प्रासंगिकता खत्म हो गई है। मैं मानती हूँ रेडियो की प्रासंगिकता अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। और जैसा कि चुग सर ने कहा अभी कि जितने भी जो प्रेजेंट सिनेरियो होते हैं उसमें रेडियो अपनी अच्छी भूमिका निभाता है। तो G20 की बात करें तो जब से G20 पर
देश भागीदारी निभा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो लक्ष्य है वसुधैव कुटुंबकम को ऑल इंडिया रेडियो बखूबी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचारित कर रहा है। और जैसा कि आप जानती ही हैं कि मन की बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री रेडियो को ही क्यों चुनते। रेडियो में कुछ बात होगी ना, वो दूरदर्शन को भी चुन सकते थे, बट रेडियो में कुछ बात है। और जैसा कि आपने बताया कि बहुत बड़े हिस्से तक पहुंचता है। जैसा हमारे सीनियर्स हमें बताते हैं ऑल इंडिया रेडियो के बारे में, ऑल इंडिया रेडियो 99.2% लोगों को कवर करता है। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात रखने के लिए रेडियो को ही चुना। और ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि रेडियो की प्रासंगिकता खत्म होती जा रही है। अब दोबारा से रेडियो ने कम बैक किया है। बिल्कुल, ये आज की पीढ़ी भी यही बात कह रही है। और जिसने सुनहरा दौर देखा शुरुआत से, आप भी मुझे लगता है कि इसकी प्रासंगिकता पर कुछ प्रकाश तो जरूर डालेंगे चुग सर। देखो दीक्षा, मेरा रेडियो के साथ आमना सामना वैसे तो कॉलेज के दिनों से हो गया था जी। 1972 में मैं बीए सेकंड ईयर में था जब मैंने रेडियो के पहली बार दरवाजे के दर्शन किए थे। 1975 जैन से एज एन अनाउंसर मैंने रेडियो ज्वाइन किया। 1979 से 2012 तक न्यूज़ रूम में काम किया है, न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न में। इन द मीन टाइम मेरी पारी शुरू हो चुकी थी एकेडेमिया में, और आज 2012 में रिटायर होने के बाद पिछले करीबन 12 साल में लोग मुझे रेडियो के बारे में तो जैसे याद करते ही हैं, आज रेडियो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मुझे रेडियो जर्नलिज्म के एक प्रोफेसर के तौर पर भी याद करते हैं। तो मैंने तीनों विधाओं में रेडियो को देखा है। और 75 से लेकर 2012 तक 1975 की इमरजेंसी और 2011 की सुनामी, जो जापान की सबसे बड़ी दुर्घटना आज भी गिनी जाती है, यहाँ तक मैंने इतिहास को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखा है। और इन सारी घटनाओं में 2004 में हमारा भी वास्ता पड़ा था सुनामी से। जो भूमिका रिमोट आइलैंड्स में, दूर दराज के इलाकों में, जो जानना चाहते थे कि भारत में 135 साल के बाद सुनामी आई, उसका कैसे कैसे हमने सामना किया है, सरकार ने किस तरीके से उसके लिए बंदोबस्त किए, किस तरह से लोगों को सारी चीजें सहनी पड़ी, वो सारी जानकारी उनको रेडियो से मिली। लेकिन यहाँ मैं आपको एक ऐसी घटना का जिक्र करना चाहूंगा जो इस देश को याद दिलाने लायक है। बिल्कुल। 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पर आतंकवादियों का हमला हुआ था जी। पहली गोली चली लगभग 11:35 11:40 पर जी। और ज्यों ही गोली चलने की आवाज सुनाई दी जी, तो बाहर जितने भी टीवी रिपोर्टर्स थे, टीवी कैमरामैन थे, कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे, वो सब अपने आप को बचाने के लिए, शेल्टर लेने के लिए भागे जी। आज भी आपको वो 13 दिसंबर का वो शॉट बिल्कुल खाली खड़े हुए कैमरे पेड़ों के नीचे कई बार दिखाई दिया होगा जी। 12 बजे के आसपास ऑल इंडिया रेडियो एयर पे जाता है और शाम के 3 बजे तक, जब तक ये सारी घटना खत्म नहीं हो जाती, इस देश को पूरी तरह से आंखों देखा हाल बताता है ऑल इंडिया रेडियो, फ्रॉम अगरतला टू गुजरात, अहमदाबाद से लेकर त्रिवेंद्रम तक। उस घटना का ब्यौरा अगर इस देश को मिला, वो ऑल इंडिया रेडियो से मिला। और वो जो ब्यौरा दे रहा था व्यक्ति उस वक्त, वो इस वक्त आपके सामने स्टूडियो में बैठा है। क्या बात है सर, सलाम है आपके जज्बे को। और साथ ही हम तो कहते हैं कि आवाज की दुनिया है जो कानों से सीधे दिल तक जाती है, इसलिए इसे आवाज की दुनिया कहा जाता है। ऐसे लोग मिल जाते हैं, मुझे 11 बरस हो गए हैं न्यूज से रिटायर हुए, जो लोग मेरे नाम से, मेरी आवाज से मुझे पहचान लेते हैं। बिल्कुल, इसलिए कहते हैं आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। लेकिन यहाँ हमें कुछ और भी पहचान करानी है लोगों से, क्योंकि बहुत सी ऐसी आवाजें हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम सुनते हैं, जिन्हें हम महसूस करते हैं, लेकिन शायद हम उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। जैसा कि जोनाथन फिलिमन नितिन रेड्डी, जो आरजे नितिन, खुराफाती नितिन बन गए। आपका ये खुराफाती नितिन बनने का सफर ही हम जानना चाहते हैं कि ये कैसे बदलाव आया नाम में, कैसे आपके अंदर वो खुराफात जगी, क्योंकि कहते हैं कि बचपन से ये नाम कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ा था जो आज आपकी पहचान बन चुका है। तो कैसे ये एफएम में इतना मशहूर हुआ?
जी, दीक्षा जी, एक्चुअली ये मेरी माँ मुझे बचपन में बोलती थी कि तू बड़ा खुराफाती है, तब मुझे इस शब्द का मतलब मालूम नहीं था। मुझे लगता था कि मेरी माँ ने कोई बड़ा इज़्ज़त वाला टाइटल दिया मुझे कि हम्म। हमारा बच्चा तो बड़ा होनहार है, ये तो खुराफाती है। तो मैं दुनिया को बताता था कि मैं खुराफाती हूँ। मेरे दोस्तों को भी नहीं समझ आता क्या है, उनको लगता था ठीक है, होगा कुछ। पर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जब मैंने रेडियो वगैरह जॉइन किया, तो मैंने एक्चुअली ये प्रैंकस्टर वाला जो इमेज है, वो मेरे साथ इसलिए जुड़ गया क्योंकि आई स्टार्टेड डूइंग प्रैंक कॉल्स इन इंडिया सबसे पहले। बट ऐसा कोई ऐसी बात नहीं कि मैंने कुछ इन्वेंट किया था। मैंने भी यूएस वगैरह में जो स्टेशन थे, उनको चेप के कर दिया था कि वहाँ होता तो यहाँ भी ट्राई कर लेते, तो चल गया। तो अब वो क्योंकि मेरे साथ इमेज जुड़ी हुई थी, तो मुझे लगा कुछ ऐसा टाइटल देते हैं अपने आप को, जिससे नाम से जो है एकदम समझ आ जाए कि ये कौन है। तो इसलिए मेरे को लगा मेरी माँ का दिया हुआ नाम है, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा, तो मैंने वो यूज़ करना शुरू कर दिया। बट हैविंग सेड दैट, खुरापाती नितिन मेरा टाइटल ज़रूर है, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रैंक्स। द आइडिया इज़ दैट ट्राई एंड लुक एट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। तो चाहे वो सीएसआर हो, चाहे लोगों की मदद करना हो, चाहे रेडियो को एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना हो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो जो है ना, कहीं न कहीं हाँ, मैं मानता हूँ आज हम लोग बैठ के वर्ल्ड रेडियो डे मना रहे हैं, पर आप सोचिए टीवी से पहले से रेडियो है यहाँ पर। पर 2011 में आपके यहाँ पे टिकर में भी चल रहा है, 3 नवंबर 2011 में जाकर यूनेस्को ने अपनी 36th कॉन्फ्रेंस में जाके डिसाइड किया कि एक वर्ल्ड रेडियो डे होना चाहिए। तो मतलब देर आए दुरुस्त आए, चलिए कोई बात नहीं, पर आया तो सही, हैं? तो वर्ल्ड रेडियो डे है एंड आई एम रियली हैप्पी। आज यहाँ पे सार्थक बैठे हैं हमारे साथ, बहुत बड़े स्टॉलवर्ट है, चुग साहब बैठे हैं, आरजे अमिता बैठी हैं एंड इट्स सो नाइस। एक अलग सी कम्युनिटी है कि एक साथ हम जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी लोग सही मायने में सुनते तो बहुत है रेडियो, पर उन्हें मालूम नहीं है कि रेडियो में कितनी ताकत है। एंड आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर 23 इयर्स बिकॉज़ आई ऑनेस्टली बिलीव दैट रेडियो इज़ हियर टू स्टे। तो जो शुरुआत में बात हुई थी कि कहीं न कहीं इसकी रेलेवेंस जो है कम होती चली जा रही है, आई डोंट एग्री विद दैट एट ऑल। मुझे लगता है रेडियो इज़ द वन मीडियम दैट विल ऑलवेज़ स्टे रेलेवेंट। और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं इसकी रोटी खाता हूँ, क्योंकि मैं इससे पैसे कमाता हूँ, बट बिकॉज़ मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत समझा है और देयर इज़ अ रीज़न कि मैं 23 साल के बाद भी इस जगह पे खड़े होके ये बोल रहा हूँ कि रेडियो इज़ हियर टू स्टे एंड आई ऑनेस्टली बिलीव दैट। बिल्कुल, रेडियो की प्रासंगिकता लगातार बरकरार है। शायद यही कारण है कि सार्थक टीवी में जाकर फिर वापस आए रेडियो की तरफ। ये तो मैं ज़रूर आपसे जानूँगी कि आप टीवी की तरफ गए और फिर आपने रेडियो की ओर वापसी की, लेकिन आप शुरुआत से ब्लॉगर के तौर पर आपने शुरुआत की थी, लेकिन आपका जो दिल था, वो रेडियो में ही अटका हुआ था। आप हमेशा से आरजे बनना चाहते थे। ऐसा क्या है जो आरजे बनने के लिए हमें अपनी ओर खींचता है? मैम मेरे ख्याल से जिसने भी रेडियो कर लिया होगा ना उसको उसकी मैग्नेटिक पुल के बारे में तो बहुत ही पता होगा कि आप अ, आप ये इसलिए नहीं करते क्योंकि आप स्टार बनना चाहते हैं, आप इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको फेम फॉर्च्यून मतलब जो रेडियो का प्यार है वो इससे सब ऊपर है क्योंकि आप अगर देखें तो रेडियो इज द मोस्ट इंटीमेट ऑफ मीडिया। आप सबसे अच्छा रेडियो तब करते हैं जब एक इंसान जो है आपको सुन रहा है और उसके लिए आप जो है वो गाड़ी की पैसेंजर सीट के पैसेंजर बन गए हैं। रेडियो कोई डिमांड्स नहीं करता आपके ऊपर। आप उसको 10 चीज़ करते हुए भी सुन सकते हो, आप उसको अकेले बैठे हुए कंप्लीट कंसंट्रेशन से भी सुन सकते हो। तो ये जो द चार्म ऑफ रेडियो इज़ समथिंग दैट एवरी वन ऑफ अस हू हैज़ बीन इन रेडियो विल अंडरस्टैंड एंड वाज़ पुल्ड इन बाय। मैंने रेडियो कभी छोड़ा ही नहीं था एक्चुअली। मुझे जैसे ही मौका मिला मैं एआईआर में चला गया था। उस टाइम हमने जब शुरू किया था तब कोई प्राइवेट एफएम थी नहीं, तब सिर्फ एआईआर एफएम था और हमने वो शुरू किया था। अ टेलीविज़न साथ-साथ हुआ क्योंकि उस टाइम ये था कि सारे मीडिया को मैं एक्सप्लोर करूँ, लेकिन उसके साथ-साथ मैं रेडियो करता था। हुँ। अ, एक टाइम के बाद न्यूज़ टेलीविज़न में था मैं, तो एक सवाल ये उठने लगा कि क्या मेरी रेलेवेंस न्यूज़ टेलीविज़न में क्या है? और उसके साथ-साथ रेडियो की पुल इतनी स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि वहाँ प्राइवेट एफएम आ चुका था, वहाँ हुँ। फ्रीडम थोड़ी ज़्यादा थी एज़ फार एज़ द म्यूज़िक वाज़ कंसर्न्ड। और जैसे ही मौका मिला मैं वहाँ कूद गया और नो रिग्रेट्स लीविंग टेलीविज़न क्योंकि रेडियो जो क्लासिक फॉर्म में रेडियो है वो ये है कि आज जो मुझे सुन रहा है उसके लिए आज मैं कुछ और हो सकता हूँ और कल कुछ और क्योंकि मेरी शक्ल जो है वो इमेजिनेशन है। मेरी आवाज़ ठोस है, लेकिन मेरी शक्ल इमेजिनेशन है और इसीलिए रोज़ एक नया दोस्त बनना जो है वो दैट फीलिंग इज़ अनपैरेलल्ड इन रेडियो। तो मेरे ख्याल से इसीलिए हम लोग सारे यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि वो एक फीलिंग जो रोज़ आती है इज़ वेरी एडिक्टिव। बिल्कुल। अब मेरा एक सवाल आप सबसे ही रहेगा अमूमन, चूक साहब मैं आपसे शुरू करूँगी कि जब हम अपनी बात इस एक माइक के आगे बोलते हैं, तो हम वो सिर्फ माइक से बात नहीं कर रहे होते, हम पूरी दुनिया से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा एक जुड़ाव पैदा हो रहा होता है। ऐसे में आपका हर एक शब्द उस व्यक्ति को छुए, उसके विजुअल्स उसकी आंखों के आगे आने लगे, तो उसके लिए भाषा कितना महत्व रखती है? एक-एक शब्द का चुनाव कितना महत्व रखता है और वो कैसे किया जाता है?
देखिए, ये दो सवाल हैं, जी शब्द जी और शब्द का प्रभाव। जी। इसे अगर हम अंग्रेजी में बात करें हम्म तो शब्द की इमेज हम्म और शब्द का इम्पैक्ट, हम्म दो चीज़ों में रखें बिल्कुल। अगर हम, आप रेडियो के सामने माइक्रोफोन को सामना करते हुए जब आप बोलते हैं, जी। एक शब्द भी बोलते हैं आप, हम्म उसका चित्र न सिर्फ श्रोता के सामने उभरता है, बल्कि उसका प्रभाव भी उस शब्द का उस श्रोता के ऊपर पड़ता है। बिल्कुल। दूर मत जाइए, मैं आपको एक छोटा सा शब्द का उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपने माइक्रोफोन पे शब्द बोला माँ। जी माँ शब्द सुनते ही श्रोता के सामने अपनी माँ की तस्वीर आई और सुनते ही वो उदास हो गया क्योंकि उसको माँ याद आई। वो इसका इम्पैक्ट था। इमेज और इम्पैक्ट जिस आदमी को शब्द के माध्यम से रेडियो के जरिए श्रोता तक पहुंचाने आ गए, वो रेडियो का जादूगर कहलाता है। क्या बात है। नितिन, आपसे भी मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि हम अमूमन जब हम किसी से बातचीत करते हैं, एक नॉर्मल बात करना, यही दरअसल एक आरजे की पहचान है कि आपको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ आपसे ही बात कर रहा है। ऐसे में जब आप लोकल डायलेक्ट्स का प्रयोग करते हैं, कितना इम्पैक्ट डालता है लोकल डायलेक्ट? क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो हमारे ही गाँव का है या ये हमारे समाज का है जो हमसे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में वो जो स्क्रिप्ट आप लिखते हैं, क्या वो स्क्रिप्ट उसी टाइम तैयार की जाती है या कुछ एक्सटेम्पोर भी रहता है कि आप उसके साथ ज़्यादा कनेक्टिव हो पाए? देखिए दीक्षा, एक तो ये कि पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आपने जब पूछा कि भाषा कितनी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बहुत है। लेकिन द ट्रिक ऑफ रेडियो इज़ दैट यू हैव टू साउंड एब्सोल्यूटली लाइक आप ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप शो कर रहे हैं। तो जो आपने बात बोली ना कि आप माइक पे बात कर रहे हैं पर आपको दुनिया सुन रही है, जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि दुनिया सुन रही है, दैट इज़ द डे ऑफ योर डाउनफॉल। क्योंकि जब आप रेडियो पे शो कर रहे होते हैं, आपको सोच के, जैसे सार्थक ने भी शुरू में कहा था, आपको यही सोच के शो करना है कि आप एक इंसान से बात कर रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न आप देखेंगे जितने भी रेडियो जॉकीज़ काफ़ी सालों से रेडियो जॉकी हैं, जब आप उनकी बात सुनेंगे तो आपको लगेगा वो आपसे बात कर रहे हैं। नाउ आपने इंटरेस्टिंग बात की कि लोकल डायलेक्ट्स। अब अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप किसी बी टाउन में, सी टाउन में हैं, तब वहाँ का तो एक डायलेक्ट आप पकड़ सकते हैं। व्हेन यू कम टू अ मेट्रो, दैट सिचुएशन बिकम्स ट्रिकी, क्योंकि अब आप बैठे हैं दिल्ली में। अब दिल्ली का अपना डायलेक्ट क्या है? दिल्ली के इतने सारे डायलेक्ट हैं, पूरा इंडिया यहाँ पे रहता है। तो देन व्हाट हैपेंस इज, हमें कॉन्शियसली एक एफर्ट करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि आप छोटी-छोटी चीज़ें जो है हर डायलेक्ट की पकड़ के रखें। और उसमें क्या होता है कि जैसे कंटेंट के हिसाब से या मौसम के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उस टाइम पे कोई त्योहार चल रहा है, तो उस त्योहार को जो ज़्यादातर लोग मनाते हैं, उस कल्चर के लोग का हल्का सा डायलेक्ट पकड़ के बीच में हल्का सा छोड़ दिया, बिकॉज़ यहाँ पर एक डायलेक्ट पकड़ के शो करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे देखिए 2 तरह के आरजेज़ होते हैं। एक वो जो एज़ एन आरजे काम करते हैं, दे आर देमसेल्व्स, और एक होता है जो कैरेक्टर शोज़ करते हैं। जब आप कैरेक्टर शो करते हैं तो आप एक डायलेक्ट पकड़ के एक कैरेक्टर बना सकते हैं। बट एक जो इंडिविजुअल हैं, आप एक आरजे हैं, अगर आपको यूनिवर्सल अपील रखनी है कि पूरा का पूरा दिल्ली मेट्रो में को सुने, तो आप एक डायलेक्ट पकड़ नहीं सकते। तो एक तरीके से आपको अपना डायलेक्ट न्यूट्रलाइज़ करना पड़ता है, उल्टा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप जहाँ पर भी शो कर रहे हैं, चाहे दिल्ली में कर रहे हैं, चाहे चेन्नई में कर रहे हैं, चाहे केरला में, कहीं पर भी आप हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उधर की जो ज़्यादातर जनता है, उनका डायलेक्ट बोल पाते हैं ढंग से कि नहीं बोल पाते। क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे, तो आप एक तरीके से एलियनेट हो जाएँगे, क्योंकि उनको अगर आपको रोज़ सुनना है, 4 जी घंटे रोज़ गाड़ी में, तो वो चाहते हैं कि आप वो उनका दोस्त बने, जो शायद उनके पड़ोस में रहता है, रोज़ उनके साथ ट्रैवल कर रहा है। तो आपको उनकी दिक्कतें भी समझनी है, उनकी खुशियाँ भी समझनी है, और उनका डायलेक्ट भी थोड़ा बहुत तो समझना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप जाके केरला में पंजाबी एक्सेंट में बात करेंगे, तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। ये इंडिया है। वी आर अ लैंड ऑफ मिक्स्ड कल्चर, कास्ट एंड क्रीड्स, तो अच्छी बात है, कोई कहीं से भी आए। लेकिन अगर आप रोज़-रोज़ कर रहे हैं और आप उनका डायलेक्ट नहीं समझेंगे, तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी। लेकिन हाँ, एज़ आई सेड, कमिंग बैक टू दैट, दिल्ली में थोड़ा न्यूट्रलाइज़ करना पड़ता है, हर किसी का डायलेक्ट पकड़ के रखना पड़ता है। वो आ जाता है मैम विद टाइम, और पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है, तो वैसे भी मेक श्योर कि हमें डायलेक्ट सारे आ ही जाए। पैसा मिल रहा है काम करने का। जी, आपने बोला इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ रिच कल्चर। बिल्कुल। और अगर मैं आपके परिवार की बात करूं, तो आप पर उसका बहुत इम्पैक्ट भी है, क्योंकि आपके परिवार में लोग कहते हैं कि आप इनक्रेडिबल इंडिया वाली फैमिली है आपकी, जहां पर आप बहुत से डायलेक्ट्स को भी जानते हैं और अलग-अलग राज्यों के लोगों से भी एक जुड़ाव रखते हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आपकी बातचीत में नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे पूरे इंडिया को आप एक साथ जोड़े रखते हैं। तो कैसे मैनेज करते हैं आप? ये आपने बड़ी प्यारी बात कही, और आई एम ग्लैड यू ब्रॉट इट अप, बिकॉज़ दैट एक्चुअली मेक्स इट, मेरे पास एक अनड्यू एडवांटेज है कि मैं डायलेक्ट्स वगैरह समझ सकता हूँ, मिक्स कल्चर समझ सकता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं फटाफट से बता दूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, पर मेरे ग्रेट ग्रैंडफ़ादर जो है वो आयरिशमैन थे, आयरलैंड से आए थे। मेरे दादा जो है वो मैसूरू के थे,
मेरी दादी जो है तमिलियन ब्राह्मण थी आंध्र प्रदेश की। मेरे पापा पैदा हुए बैंगलोर में, कर्नाटका में, पले बड़े हुए अम्बाला में। उसके बाद मेरे नाना नानी जो है डेरा गाजी खां से पाकिस्तान से आए थे पार्टीशन के टाइम पे, तो पंजाबी थे। मेरी माँ पंजाब में पैदा हुई। मेरी बीवी हिमाचली राजपूत है और मेरे भाई की बीवी जो है हिमाचली ब्राह्मण है। तो हमारे घर में वाकई में आप बाहर लिख सकते हैं इनक्रेडिबल इंडिया। तो बिकॉज ऑफ दैट मैं यहाँ पर, हालांकि मेरी पैदाइश यहीं की है, दिल्ली की, यहीं पला बड़ा हूँ, पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे समझने में दूसरे कल्चर्स आसानी होती है। मुझे लगता है दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री, कि आप देखिए ना, आप किसी भी प्रांत में चले जाइए, कितनी खूबसूरत बात है कि हम लोग सारे त्योहार मना रहे हैं। आप बताइए कौन सा ऐसा देश होगा और कहीं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं 10 बार जन्म लूंगा तो यहीं लूंगा, और 10 बार रेडियो जॉकी भी बनना है तो मुझे यहीं बनना है। ऐसा नहीं कि मैम देखिए यहाँ पे जितने भी रेडियो जॉकी बैठे हैं, इनको भी बहुत ऑफर आए होंगे बाहर से, पर टू ईच इज ओन, जिसने ले लिया ऑफर ले लिया। मैं इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं इस मिट्टी से बहुत जुड़ा हूँ। मुझे लगता है कि इतना रिच कल्चर कहीं और नहीं मिलेगा, यहाँ शो करने का अपना ही मजा है। पर हाँ, तो मेरा घर जो है वो भी एक मिनी इंडिया की तरह है, इसलिए मुझे आसानी होती है वो डायलेक्ट्स पकड़ने में। यू आर राइट। बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते हैं अब, क्योंकि हम विश्व रेडियो दिवस मना रहे हैं और हम आज के इस वर्ष की थीम की हम ज़रूर बात करना चाहेंगे, रेडियो और शांति। तो चूक साहब, आपसे मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि जो शुरुआत हुई भारत में वो 2014 से हुई। इस बार का थीम कितना महत्वपूर्ण है, उस पर हम कैसे काम कर रहे हैं, और जब से ये शुरुआत हुई है तब से हर वर्ष क्या अलग किया जाता है? मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले आज के थीम को, जी। यानी 2023 के थीम को जी। 2022 के थीम के साथ जोड़ना चाहूँगा। जी पिछली बार वर्ल्ड रेडियो डे का थीम था रेडियो एंड ट्रस्ट। जी इस बार रेडियो डे का थीम है, वर्ल्ड रेडियो डे का बिल्कुल। थीम है रेडियो एंड पीस। पीस। ट्रस्ट होता है तो पीस अपने आप पैदा होती है। क्या बात है। ट्रस्ट का अगला कदम है पीस। जी। अगर आपका विश्वास बनता है तो शांति पैदा होती है। अब आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करिए। अगर आपका विश्वास दो मजहबों के बीच बनता है, जी। दो जातियों के बीच बनता है, दो कौमों के बीच बनता है, दो देशों के बीच बनता है, दो समुदायों के बीच बनता है, परस्पर विश्वास से शांति की कितनी बड़ी और कितनी अच्छी बुनियाद पैदा होती है। जी। और इस साल अगर हम रेडियो और पीस की बात कर रहे हैं तो आज की दुनिया कितने विवादों में, संघर्षों में, लड़ाइयों में घिरी हुई है, उसके दो एग्जाम्पल तो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। रूस और यूक्रेन का संघर्ष आपके सामने है। बिल्कुल। सीरिया गृह युद्ध के संघर्ष से गुजर रहा है। जी। तनाव हम चीन और भारत के बीच भी देख रहे हैं, चीन और अमेरिका के बीच भी देख रहे हैं, और दुनिया के कुछ और हिस्से भी हैं जहां पर शांति की बहुत ज़रूरत है। और वहां पर अगर आप यूक्रेन की बात करें, टीवी का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, जी। रेडियो का नहीं हुआ। बंकर में बैठे हुए लोग या किसी तहखाने में जिन लोगों ने शरण ली है, उनके पास भी रेडियो ज़रूर है संदेश सुनने के लिए। तो रेडियो की भूमिका इस तरह के विवादों में, इस तरह के संघर्षों में, इस तरह के टकरावों में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इससे बेहतर इस साल का थीम हो ही नहीं सकता था। बिल्कुल। तो ऐसे में कुछ विशेष कार्यक्रम जो रेडियो के द्वारा ऐसे प्लान किए जाएं जो इस टॉपिक पर बेस्ड हो? निश्चित रूप से मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी और दे सकता हूँ। इसी साल रेडियो एंड पीस के सिलसिले में यूनेस्को ने जी। कुछ विश्व नेताओं के ऑडियो जारी किए हैं, जी। और मुझे खुशी है उसमें। अगर नेल्सन मंडेला जैसे वर्ल्ड लीडर्स के ऑडियोज भी हैं, तो इंदिरा गांधी जी का भी एक ऑडियो है जो उन्होंने रिलीज किया है। कुल मिलाकर शायद, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ, 13 विश्व नेताओं के ऑडियोज यूनेस्को ने जारी किए हैं। वो इस हिदायत के साथ, इस निर्देश के साथ कि जिस भी देश का रेडियो चाहे वो इन बाइट्स को अपने अपने प्रोग्राम्स में शामिल कर सकता है, क्योंकि उसमें विश्व की बहुत सी भाषाओं के, विश्व के बहुत से देशों के नेता मौजूद हैं, और वो बाइट्स जो हैं वो अलग अलग भाषाओं में हैं। बिल्कुल। तो उस तरीके से आप उनको कर सकते हैं। और भारत, जिस तरह से अभी नितिन बता रहे थे, इनक्रेडिबल इंडिया अपने परिवार का उदाहरण देते हुए, जी। आप अंदाज़ा लगाइए कि रेडियो एंड पीस के इस थीम को फॉलो करते हुए अगर हम वो मैसेजेस तमिल में दे रहे हैं, पंजाबी में दे रहे हैं, उर्दू में दे रहे हैं,
भोजपुरी में दे रहे हैं, जी। हिमाचली में दे रहे हैं, हरियाणवी में दे रहे हैं, तो हम उस शांति की भावना को, उस परस्पर विश्वास की भावना को कितना बढ़ावा दे रहे हैं, आप उसका अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं अमिता आपके पास आ रही हूँ। सोशल मीडिया के बढ़ने के साथ साथ आवाज़ की दुनिया में कुछ मौके तलाश रहे युवाओं के लिए कुछ रास्ते हैं क्या? और इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम अमूमन ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो लोग आपको सिर्फ आपकी आवाज़ से जानते हैं। वहीं अगर मैं प्राइवेट एफएम स्टेशंस की बात करूँ तो सोशल मीडिया के साथ साथ आप कुछ ऐसे प्रैंक कॉल्स को अपलोड भी करते हैं जिससे सोशल मीडिया में लोग आपको देख भी सकते हैं। यानी कि एक तरफ इमेजिनेशन है और एक तरफ रियलिटी है जहाँ पर लोगों को देख पा रहे हैं। अगर बात करें जैसे आपने बताया, जैसे आप कह रहे हैं प्राइवेट एफएम, अब तो ऑल इंडिया रेडियो के आरजेस भी अपने जो शो पे जाते हैं लाइव, तो वो लाइव लिखते हैं कि अभी मुझे सुने। और जी। जब लिसनर सुनते हैं तो उनके जब मैसेजेस आते हैं तो वो कहते हैं कि आपका ये वाला प्रोग्राम अच्छा था, हमने टीना मुनीम पर आपका प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा था। और कई बारी मिल की उनकी ख्वाहिश होती है और वो इमेजिन करते हैं कि आप ऐसे दिखते होंगे। और कई बारी वो फोटोज भी देख लेते हैं जो हम साथ में शेयर करते हैं, जो ऑल इंडिया रेडियो पर माइक पर बैठे हुए, कि अब हम लाइव जा रहे हैं और ये प्रोग्राम इस पर बेस्ड है। और जैसे कि सर ने भाषा की बात की, तो ऑल इंडिया रेडियो कई सारी भाषाओं पर प्रोग्राम करता है, जैसा कि सभी जानते हैं। और नितिन ने भी बात की कि भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बीच में मैंने अपने करियर के, मुझे 12 साल हो गए हैं ऑल इंडिया रेडियो के साथ जुड़े हुए। बीच में मैंने किसानों के लिए भी प्रोग्राम किया था और इंटरनेशनल सर्विसेज में भी मैंने प्रोग्राम्स किए हुए हैं। किसानों के लिए जब मैंने ज्वाइन किया था तो उसमें एक प्रोग्राम जाता था, तो हमारे जो प्रोड्यूसर सर थे उन्होंने एक थीम बनाई थी कि आप रंगोली का किरदार निभाएंगे। और मेरे साथ कोई ना कोई एक एक्टर अलग नाम से जाते थे, तो वो बहुत फेमस हुआ था रंगोली कैरेक्टर। और जैसे हम, मेरे साथी जो आरजेस होते थे वो कुछ और कैरेक्टर प्ले करते थे, तो हम उसी नाम से जाते थे। नहीं तो वो बहुत 6 मंथ चला था वो प्रोग्राम, और उसमें हम राम राम करके वहाँ का जो भाषा होती थी उसी लैंग्वेज में बोलकर, जैसे होली है तो मथुरा की लैंग्वेज को थोड़ा सा टच देकर बात करना, तो इस तरीके से। और जैसे आपने बात की कि आपको लोग पहचानते हैं और कैसे इमेजिन करते हैं, कई सारे प्रोग्राम हमने जब किए हैं तो वो कहते हैं कि हम जब सुन रहे थे तो हमें लग रहा था हम वही हैं। तो ये रेडियो की जो इम्पैक्ट है पावरफुल होता है, लोग वहीं पर फील करते हैं जो आप पहुंचाना चाहते हैं बिल्कुल अपने लिसनर्स को। जहां तक बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि लोग है ना वहां की फील को महसूस कर पाते हैं। जी। नितिन, यहाँ पे मेरा आपसे सवाल ये भी रहेगा कि अक्सर जब आप लोग प्रैंक कॉल्स करते हैं उस समय लोग आपसे बिल्कुल उसी लहजे में बात करते हैं, उन्हें लगता है कि शायद कोई रियल कॉल है, लेकिन बाद में जब वो प्रैंक निकलता है तो हम तो उतना ही सुन पाते हैं, लेकिन बाद में लोगों के किस तरह के रिएक्शन होते हैं? क्या लोग उसे एंजॉय करते हैं या फिर कभी ऐसा लगता है कि हाँ लोग बहुत नाराज हो गए, तो ऐसे में क्या किया जाता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो ये कि मुझे अब प्रैंक कॉल्स किए हुए काफ़ी साल हो गए। अक्सर में क्या हुआ, नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स एट एनीवन, जी। बट मैंने जब प्रैंक कॉल्स करने शुरू किए तो मैं अकेले कर रहा था, फिर धीरे-धीरे करके सबने करने शुरू कर दिए। तो एवरीवन वाज़ डूइंग प्रैंक कॉल्स, हर स्टेशन पे प्रैंक कॉल्स आ रहे थे। तो मुझे लगा मैं भी वही कर रहा हूँ, सब वही कर रहे हैं, तो कुछ वैरायटी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। अगर आप अपने आप को लगातार बदलाव नहीं लेकर आएँगे, अगर आप मीडिया में हैं, नई-नई चीज़ें नहीं सोचेंगे, तो सूनर और लेटर आपका ऑडियंस बोर हो जाएगा। तो मैंने प्रैंक कॉल्स करने बंद कर दिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं प्रैंक कॉल किया करता था, तो मेरा बड़ा एक सिंपल सा फंडा था कि जब आप प्रैंक कॉल करते हैं, तो जब आपको प्रैंक कॉल करने में मज़ा आ रहा है और सुनने वाले को मज़ा आ रहा है, तो जिस पे आप प्रैंक कॉल कर रहे हैं ना, आपको इतनी तहज़ीब में वो करना चाहिए, इतनी तमीज़ से करना चाहिए कि उसको भी मज़ा आए। तो मैं जब भी प्रैंक कॉल करता था, तो एंड में वो जिसके साथ प्रैंक कॉल किया, वो भी हँस-हँस के बाद में बोलता था, "यार मज़ा बहुत आया।" बिकॉज़ ही वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग, या ही और शी, सिचुएशन ऐसी होती थी। तो मुझे लगता है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ अ लाइन कि आप देखिए, अगर आप, इफ यू आर हैविंग फन एट द एक्सपेंस ऑफ समवन, दैट इज़ नॉट गुड ह्यूमर। तो आपको अपना ह्यूमर जो है ऐसा करना चाहिए कि सामने वाले को मज़ा आए। तो मैं तो हमेशा लाइन ड्रॉ करता था। पर अ लॉट ऑफ टाइम्स अभी आजकल क्या हो रहा है ना, बिकॉज़ बहुत सारा अपलोड होता है, जैसे आपने कहा, तो लोगों को लगता है कि रेडियो पे सिर्फ प्रैंक कॉल्स होते हैं, ज़्यादातर प्रैंक कॉल्स होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हल्का सा बताता हूँ, जैसे चुग सर भी कह रहे थे, रेडियो की भूमिका जो है वो बहुत ज़्यादा रही है, अलग-अलग मुद्दों पे सर ने अलग-अलग रेवोल्यूशंस के बारे में बताया। मैं आपका रिसेंटली जो अभी हुआ ना, जो कोरोना का जो पूरा काल आया था, कोरोना काल,
उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ मैम। जब कोरोना काल के टाइम पे सारे लोग अंदर घुसे हुए थे, ऑब्वियसली सब डर गए थे हम लोग, हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे जाएँ, कौन से हॉस्पिटल में जाएँ, कैसे सब कुछ अरेंज होगा। मैम, सारे स्टेशन ने किया था, बिग एफएम जहाँ पे मैं काम करता हूँ, हमने तो किया ही था। हमने लोगों के लिए ऑक्सीजन अरेंज कराया, हम लगातार अनाउंसमेंट करते थे। वी वर मेकिंग श्योर दैट लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, घर के अंदर रहे। ये पूरा उनको जो है एजुकेट करना, उन्हें बताना कि अब जब आप बाहर जाएँगे मास्क लगाना है, हाथ धोने हैं, ग्लव्स पहनिए। एक टाइम ऐसे भी आया था, सबको कहा गया कि ग्लव्स भी पहन लीजिए और बाहर मत निकलिए, और अगर आप निकल रहे हैं तो डिस्टेंस बना के रखिए। ये सारी चीज़ें कौन एजुकेट कर रहा था लगातार? एक ऐसा मीडियम जो बैकग्राउंड में चल रहा था। जब लोग टेंशन में थे, घर में खाना पक रहा था, पता नहीं था कि क्या करना है, रेडियो चला के रखा हुआ था लोगों ने। रेडियो लिस्टनशिप इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कोरोना के दौरान, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ, रेडियो एंटरटेन करता है, पर मेरे को ये कहना चाहिए यहाँ पे कि एक्चुअली लोग सोचते हैं कि एंटरटेन करता है, रेडियो इन्फोटेन करता है। एग्जैक्टली। इन्फॉर्मेशन भी देता है, एंटरटेन भी एग्जैक्टली। करता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है जो रेडियो के साथ हमेशा जुड़ना चाहिए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अलग है, ये इन्फोटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो बिल्कुल। रेडियो जो है उसका सरताज बादशाह है। मैं इन्फो एडुटेनमेंट कहूंगी क्योंकि आप एजुकेट भी करते हैं। साथ में मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि आप लोगों ने कोरोना काल में, जाहिर सी बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया। न केवल आपने लोगों तक संदेश पहुंचाए, बल्कि आपने लोगों को मदद भी की। आपने लोगों को ये भी कहा कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस दौरान। और मुझे लगता है कि जिसकी आवाज़ हम रोज़ सुनते हैं, उसकी आवाज़ हम सिर्फ सुनते नहीं हैं, उसकी बात हम मानते भी हैं, और लोगों के घर में भी वो बदलाव आता है। लेकिन जब हमारे ऊपर एक टारगेट होता है कि हमें अपने शो को एक लेवल तक पहुंचाना है, ऐसे में आपको जब सोशल मैसेज भी लोगों को देना है, तो उसे आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं? क्योंकि वो आपको लोगों को जुड़ाव भी लाना है, अपने शो की जो रेटिंग है उसे भी बनाकर रखनी है, और उस सोशल मैसेज को घर घर तक पहुंचाना भी है। तो ये ऐसे में कितना बड़ा टारगेट है, कितनी बड़ी चुनौती होती है? दीक्षा जी, पता है ये चुनौती तो रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम्म। ऑब्वियसली जितने भी स्टेशन हैं, लगातार उनके दिमाग में यही चल रहा होता है हर जॉब के कि मेरी रेटिंग अच्छी आनी चाहिए, हफ्ते के एंड में जो रेटिंग आएगी, पता नहीं क्या आएगी, रैम रेटिंग बोलते हैं उसे हम। लेट्स होप एंड प्रे कि वो अच्छी आए, या टेंशन तो रहती है। बट मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माय बिलीफ इन लाइफ, मैं हम्म। कई बारी अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे बोल चुका हूँ हम्म। कि 99% लोग जो होते हैं ना, वो दिल से ना अंदर से अच्छे ही होते हैं। वो 1% होगा समाज का जो बुरा ही सोचता है, नेगेटिविटी जिनमें बहुत ज़्यादा है, जो एक्चुअल रियल लाइफ विलेन्स होते हैं। अब वो हैं तो हैं, क्रिमिनल माइंड होता है, लेकिन 99% लोग जो है ना वो अच्छा करना चाहते हैं। कई बारी आपको ज़रिया नहीं मिलता या आपको डायरेक्शन नहीं मिलती कि करना क्या है। तो हम्म। इसीलिए जो है मैंने जब भी कोई मुद्दे उठाए हैं, जब भी मैंने ऐसी कोई चीज़ों के बारे में बात करी ऑनलाइन, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक करी थी मुहिम जहाँ मैंने कहा लोगों को कि एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ें, लेफ्ट को हो जाएँ जब भी एम्बुलेंस की आवाज़ आती है। फिर मैंने कोरोना के टाइम पे जो है तकरीबन 10.5 टन अनाज इकट्ठा किया अपने, अनाज और अलग-अलग चीज़ें खाने के आइटम हम्म। 10.5 टन इकट्ठे किए अपने शो पे गरीबों में बाँटने के लिए। ये सारी चीज़ें लोगों ने करी। ये मेरी जेब से पैसा नहीं किया। मैंने बस एक बार ही दिल्ली को कहा और दिल्ली आगे आई हेल्प करने। इसका मतलब है कि असल में तो लोग अच्छे ही है ना, लोग अच्छा काम करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा काम एंटरटेनिंग होता है, क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं ना दीक्षा जी, तो जब जी। आप रात को जब सोते हैं ना अच्छा काम करके, सोने से पहले जब 2 मिनट के लिए आपको सोच रहे होते हैं ना, तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है कि मैंने अच्छा काम कर लिया। उसी तरीके से जब आप कोई एंटरटेनिंग चीज़ देखते हैं, तो आप मुस्कुराते हैं, व्हिच मीन्स दैट अच्छा काम इज़ एंटरटेनमेंट, जो आपको आपके चेहरे पे स्माइल लेकर आता है। तो इसलिए मुश्किल नहीं है, अच्छे काम करेंगे और थोड़ा गाने-वाने तो हम चलाते ही हैं वो, जो लोग सुनना चाहते हैं, बीच में मस्ती-मज़ाक भी होती है। बट अगर हम ये ना भूलें कभी भी ज़िंदगी में कि बार-बार ये कहा जाता है कि मीडिया इज़ अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जी। और हम मीडिया का हिस्सा है। तो हम्म। अपनी और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के रोज़ शो करेंगे, तो लोग एंटरटेन भी होंगे, इन्फोटेन भी होंगे। दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव। बिल्कुल। अमिता, यहाँ मेरा सवाल आपसे है, अगर हम पूरे दिन के स्लॉट्स को देखें, तो जब हम कोई भी शो करते हैं, तो उसका एक मूड होता है। जैसे सुबह का जो शो है, उसका एक मूड अलग होता है, शाम के शो का मूड अलग होता है। तो ऐसे में किस तरीके से व्यक्ति का चयन किया जाता है कि कौन किस तरह का शो करे, और जो भी शो का मूड रहेगा, वो किस तरह से डिसाइड किया जाता है? जैसे कि दीक्षा दी, एआईआर में सभी अनुभवी लोग होते हैं जो सिलेक्शन करते हैं, जी। और उन्हें पता चल जाता है ट्रेनिंग के दौरान ये वाला शो कौन अच्छे से हैंडल कर सकता है। हुँ। जैसे सुबह रेनबो पर प्रोग्राम जाता है नमस्कार इंडिया, तो उसमें थोड़े से सॉफ्ट प्रोग्राम, और सुबह की जो शुरुआत है थोड़ी सॉफ्ट सी, हुँ। उस तरीके के जो अनाउंसर्स हैं या आरजेस हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है। और 10 बजे तक आते-आते थोड़ा-सा
आप थोड़ा सा हैप्पी और थोड़े से वो हो सकते हैं। तो इस तरीके से चयन किया जाता है। और जैसे एजुकेशन बेस्ड इंफोटेनमेंट की बात की नितिन ने, इंफोटेनमेंट की भी बात बीच बीच में हम करते हैं। मेरा जो प्रोग्राम जाता है वो दोपहर के 12 बजे जाता है, जो अभी लेटेस्ट मैं कर रही हूँ। वो टारगेट ऑडियंस उसकी है विमेन, अर्बन विमेन, और उन्हें टारगेट किया जाता है। पर जो मोस्टली फोन कॉल्स आते हैं वो आते हैं जेंट्स के, और वो कहते हैं मैडम हम आपको सुन रहे थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। और उसमें कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि महिलाओं के मुद्दों को लेकर, सामाजिक मुद्दों को लेकर उनके बारे में जानकारी देना कि महिलाएं बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या कर सकती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो महिलाओं को नहीं पता होती हैं उसमें भी हम लेकर आते हैं, ताकि वो उनकी जो झिझक है समाज में, जो एक टैबू बना रखा है, उनकी जो झिझक है वो दूर हो। और उसके साथ साथ सॉन्ग प्ले करते हैं। सॉन्ग के बीच बीच में, जैसे नितिन जी ने कहा, हम बीच बीच में इंफोटेनमेंट करते हैं। कोरोना काल आया था तो हम बीच बीच में इंफोटेन करते थे, लोगों को बताते थे कि आप दूरी बनाए रखें, अगर जाते हैं तो इस तरीके से जाएं, और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, और जितना हो सके अपने आसपास जो गरीब हैं उनकी हेल्प करें। तो इस तरीके से जो चयन है वो हमारे जो पैक्स होते हैं, जो सीनियर स्टाफ होता है, उन्हें इतना अनुभवी होते हैं, वो एक्सपीरियंस होता है कि वो अपने आप ही करते हैं कि कौन सा शो कौन हैंडल अच्छे से कर सकता है। बिल्कुल। चौधरी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। शो का एक मूड होता है, जैसा कि इन्होंने बताया कि सुबह का मूड अलग है, शाम का मूड अलग है। ऐसे में जब भी व्यक्ति, ज़्यादातर हम देख रहे हैं बचपन से जब भी हम ऑल इंडिया रेडियो सुना करते थे, तो आवाज़ जो है वो हमेशा भारी रहती थी। हमें हमेशा ऐसा महसूस हुआ जैसे ऐसी आवाज़ शायद हमने कहीं नहीं सुनी, इनकी आवाज़ कुछ अलग है। तो क्या ये आवाज़ की जो हम हमेशा ट्रेनिंग लेते हैं, तो क्या सबकी आवाज़ इतनी बेस से भरपूर रहती है, या उसके लिए हमें एक स्पेशल आवाज़ बनाकर बोलनी पड़ती है? क्योंकि मैं एफएम और ऑल इंडिया रेडियो में ये डिफरेंस हमेशा देखती हूँ। एकेडमिकली स्पीकिंग आपके सवाल में दम है जी, लेकिन मैं अगर अपने अनुभव की बात करूं तो मैंने ऐसी आवाज़ें भी रेडियो से सुनी हैं जी, जिन्होंने अपनी आवाज़ और अपनी शैली दोनों की वजह से श्रोताओं का मन जीता। चलिए, मुझे मिसाल के तौर पर दो आदमियों का नाम लेने की इजाज़त दीजिए। जी, जब हम बच्चे थे हाँ, और रेडियो सुनते थे जी, तो वो एक नाम हमारे कानों में बार बार सुनाई देता था, चाहे वो बिनाका गीतमाला सुनते थे या उससे पहले जब रेडियो सिलोन से उनका प्रोग्राम आता था, अमीन साहनी साहब। जी, रेडियो को जो छोड़कर, जैसे नितिन सार्थक जी आए टीवी छोड़कर वापस, इसी तरह से रेडियो से बहुत से लोग फिल्म इंडस्ट्री में गए, जैसे सुनील दत्त साहब गए, ओम प्रकाश जी गए, सुदर्शन फाकिर गए। तो सुनील दत्त जी की आवाज़ अमीन साहनी जी की आवाज़ के साथ कहीं मेल नहीं खाती, लेकिन सुनील दत्त भी बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर थे। जब उनकी मुलाकात फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए पहले कदम पर निर्माता से हुई, उस दिन वो नरगिस जी का इंटरव्यू लेने के लिए गए हुए थे रेडियो की तरफ से। तो रेडियो की आवाज़ के तौर पर सुनील दत्त जी की आवाज़, रेडियो की आवाज़ के तौर पर अमीन साहनी की आवाज़, दोनों में आप फ़र्क देखिए क्या है। और इसके सामने अगर एक और पुरोधा ब्रॉडकास्टिंग के, जिनका अगर मैं बड़े सादर से नाम लूं, देवकीनंदन पांडे, जो कि समाचारों का पर्याय थे, उनकी आवाज़ का जो बेस था, उनकी आवाज़ में जो दम था, उनकी आवाज़ में जो समाचार सुनने का एक जो आनंद भी मिलता था और आपको लगता था कि आपने कोई खबर सुनी, ये तीनों आवाज़ें अपने अपने ब्रैकेट में बहुत ग्रेट थीं। तो देवकीनंदन पांडे जी की आवाज़ आपके सवाल का कारण बन सकती है, लेकिन अमीन साहनी साहब ने सिर्फ अपने जिस स्टाइल से वो बोलते थे, बहनों और भाइयों, आज भी बहनों और भाइयों उस तरह से रेडियो से कोई नहीं बोल पाया। मैं अपनी बात करूं अगर जी, तो मैं अपनी आवाज़ को 100 में से 55 से ज़्यादा नंबर नहीं देता, आई एम सॉरी। लेकिन फिर भी लोगों से बहुत प्यार मिला, क्योंकि उसका कारण क्या था, मुझे ये लगा कि मैं लोगों से खबर पढ़ के नहीं सुनाऊं, न्यूज़ टेलिंग करूं, मैं उनको खबर बताऊं, ऐसा हो गया। तो कान लगाकर सुनते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब आप ये उत्सुकता लिसनर में जगा देते हैं, वो चाहे नितिन हो, सार्थक हो या अमिता जी हो, मेरा ख्याल में ये जो उत्सुकता जगाना है लिसनर की,
वो आपकी आवाज़ की खूबी है, उसके लिए खरज वाली बेस वाली आवाज़ होना लाजमी नहीं है। बिल्कुल, आपने यहाँ का बेस वाली आवाज़ होना लाजमी नहीं है। मैं नितिन आपसे सवाल ज़रूर करूँगी ये, क्योंकि अमूमन जब हम एफएम में किसी की आवाज़ सुनते हैं, जैसे हम कैजुअली बाहर बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम रेडियो पे बात करते हैं। जो हम कर रहे हैं वही हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं, आज हमने क्या किया। लेकिन वहीं अगर हम ऑल इंडिया रेडियो में सुने तो एक बहुत अच्छी सी शैली होती है, जिसे अमूमन लोग कहते हैं आवाज़ पेट से आती है। लेकिन यहाँ वो आवाज़ पेट से ना आती, बिल्कुल ऊपरी सतह से भी आकर जुड़ जाती है। तो मतलब किस तरह से आप डिफरेंशिएशन देखते हैं उस लेवल का और इस लेवल का? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक तो ना दो तरह के आर्टिस्ट हैं। एक तो वो होते हैं जो एक स्टाइल अपना लेते हैं कि मैं इस जी। स्टाइल से बोलूंगा, और एक होते हैं जो नेचुरल बोलते हैं। और मेरी भी शुरुआत कहाँ से हुई? मैं भी तो पहले 2 साल ऑल इंडिया रेडियो में था, जी जी। तभी मैं ऐसे ही बोलता था। और मैं मतलब मैंने कभी अपना कोई अलग स्टाइल बदला नहीं, तो वहां पर भी ऐसे ही बोलते थे। तो मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय पर्सनल व्यू, दैट वहाँ के आरजे, चाहे ऑल इंडिया रेडियो के हो, चाहे प्राइवेट एफएम के हो, चाहे बिग एफएम पे कोई बैठा है आरजे, बोलने का तरीका इतना अलग नहीं है। वो बस कभी-कभी हमें इसलिए सुनाई देता है क्योंकि कुछ आरजेस का ये तरीका होता है कि वो एक स्टाइल अपनाते हैं। वो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सिंग सॉन्ग कर लेते हैं, या उनकी इंटोनेशंस जो है वो जैसे स्ट्रेस करते हैं कुछ वर्ड्स पे, उनका स्टाइल होता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक, जैसे कई लोग होते हैं आवाज नहीं सुरीली होती है, ऐसे लगता है कविता सुना रहे हैं, पर वो बात कर रहे होते हैं। उनका तरीका है बोलने का। लेकिन प्राइवेट एफएम में जितने आप जॉक्स देखेंगे ना, जितने भी रेडियो जॉकीज हैं ज्यादातर, वो उनका तरीका ये होता है कि वो बोलचाल की भाषा बोलते हैं। वो ऐसे बोलते हैं जैसे कि सभी थोड़ी देर पहले सार्थक बताए थे कि आपकी गाड़ी में बगल की सीट पे वो बैठा हुआ है। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। हालांकि वो दिमाग में चलता है कि ऑल इंडिया रेडियो के जॉक कैसे बोलते हैं। मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है सारे जॉक्स एक जैसे ही बोलते हैं। मेरे वहाँ पे एआर में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अभी, और कई ऐसे सीनियर्स हैं जिनसे मैं भी वहाँ पे सीख कर आया हूँ, तभी आज आगे इस इंडस्ट्री में आ पाए हैं। तो मुझे लगता है इतना फर्क नहीं है। पर हाँ, प्राइवेट एफएम में कम से कम जब हमारे पास कोई आता है, अब जैसे ट्रेनिंग होती है किसी नए जॉब की, तो उन्हें समझाया जाता है कि कोई स्टाइल मत पकड़ो जब तक तुम्हें कोई कैरेक्टर शो ना करना हो, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। क्योंकि जैसे ही आप कैरेक्टर पकड़ते हैं तो आप यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ, एंड रेडियो इज ऑल अबाउट बीइंग योरसेल्फ। अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में उनसे रोज बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कंसर्न्स है उनके, उन कंसर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर आप सिर्फ इस बारे में बात करें कि कहीं पर अर्थक्वेक आया है किसी किसी कंट्री में, और आप बात करें कि यार इतने लोगों के लिए जो है मदद भेजी हमारी सरकार ने, बड़ी अच्छी बात है, तो आप मुझे कॉल करके बताइए कि आपने मोहल्ले में कभी, हम दूसरों के लिए काम करते हैं पर कई बार बोलते नहीं उस बारे में, पर आज बताइए कॉल करके। मैं चाहता हूँ आप वो चीजें हमारे साथ शेयर करिए ताकि लोग आपसे प्रेरित हो। तो बताइए और बनिए दिल्ली के धाकड़। लेट्स सी कि आपने क्या किया अपने समाज के लिए, अपनी जी गली मोहल्ले के लिए। तो जी। फिर जब वो कॉल करता है, अगर आप बनावटी रूप में बोलेंगे तो वो आप पे कन्फाइड नहीं करेगा। अगर उसको लगेगा रियल पर्सन है, तभी वो आपको कॉल करके ऐसी अपनी पर्सनल बातें बताएगा। तो आई थिंक दैट इज द डिफरेंस। कई लोग स्टाइल अपना लेते हैं, टू ईच इज ओन। पर वो कैरेक्टर शोज हो तो ज्यादा अच्छा है, वरना यूजुअल शोज जो रोज आते हैं, डेली शोज करते हैं, जी चाहे वो एआईआर हो, चाहे बिग एफएम हो, चाहे कोई और प्राइवेट हो, मुझे लगता है सब ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही बोलते हैं। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। जी। और अब मैं फिर वापस बात करूंगी उसी सुनहरे दौर की, आप दोनों से बात करूंगी। मैं राजेंद्र जी आपसे भी मेरा सवाल रहेगा, और अमिता जी आप तक मेरा ये सवाल जाएगा। सवाल शुरू यहाँ से होता है कि कभी मुरादाबाद से गीता चिट्ठी लिखा करती थी, केरल से कभी मुथु पत्र लिखा करते थे। आप फिर वो पत्र पढ़ा करते थे कि यहाँ से इनकी ये फरमाइश आई है, यहाँ से इनकी ये फरमाइश आई है। यानी कि पूरे देश के लोगों के पत्र आप पढ़कर उनकी फरमाइशें, उनकी बातें आप सारे लिसनर्स को, सारे श्रोताओं को बताया करते थे। जी। आज ज़माना थोड़ा बदल गया है, नई तकनीक आ गई है, अब हमारे पास मैसेज, कॉल्स, मेल्स सब आती हैं। तो जो आपका ज़माना था, जो वो पढ़कर बताना था, उसमें ज़्यादा अपनापन था, या अमिता जी आप कहती हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो फटाफट काम कर देता है और अपनापन ज़्यादा आ जाता है? आप दोनों के मैं इसमें व्यूज़ लेना चाहूँगी। आपसे शुरू करूँगी मैं चुग साहब। मेरा सौभाग्य दीक्षा जी ये रहा है कि मैंने दोनों तरह के ज़मानों में काम किया। जी जब मैं अनाउंसर था तो पोस्ट कार्ड आते थे। हाँ यहाँ मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ। जी वो 25 पैसे का पोस्ट कार्ड हाँ चूंकि सबसे ज़्यादा डिलीवर होता था ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशंस में, हाँ तो जितने भी फरमाइश वाले या इस तरह से जो पोस्ट कार्ड हो गए थे, सरकार ने उसका दाम बढ़ा के 2 रुपए कर दिया था। तो रेवेन्यू आना शुरू हो गया था पोस्ट कार्ड की वजह से, क्योंकि फरमाइश के लिए चिट्ठियां, या आपका ये प्रोग्राम अच्छा लगा, या आपकी आवाज़ हमें अच्छी लगती है, इस तरह की चिट्ठियां जो थी वो हमेशा ज़्यादातर पोस्ट कार्ड पे आती थी। लेकिन जब दौर शुरू हुआ ईमेल्स का, एसएमएस का, या इस तरह की और दूसरी चीज़ों का,
तब तक हम न्यूज़ में आ चुके थे। जी जैसे अभी नितिन ने बात की, कोरोना का एक एग्जाम्पल हाँ, दिया, हाँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। बिहार में कोसी की बाढ़ ने बहुत तबाही मचाई। जी यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे। एनडीआरएफ के लोगों के पास भी रिमोट एरियाज में जाने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि वो तभी वहाँ पहुँचते जब उनके पास सूचना पहुँचती। जी तो हमने एक व्यवस्था दिल्ली के लिए कि आप जहां भी बिहार में बैठे हैं, जी। अपने मोबाइल से ज़रा हमें सूचित कर दीजिए आप कहां बैठे हैं, किस नंबर पर बैठे हैं और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। वो हमारे पास दिल्ली में मैसेज भेज देते, दिल्ली में हमें कॉल करते थे और हम स्टेट गवर्नमेंट तक वो मैसेज भेजते थे। इस वजह से न सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के लोग बल्कि एनडीआरएफ की टीमें भी उस जगह पर पहुंची जहां जी। पर मदद की ज़रूरत थी। यहाँ तक कि कुछ गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल पहुंचाने बिल्कुल, की ज़रूरत थी, बिल्कुल। कुछ लोगों को अनाज नहीं मिल रहा था, आटा नहीं मिल रहा था, वहां तक ज़रूरत की चीज़ें वहां पर पहुंची। मतलब इस टेक्नोलॉजी नई ने यहाँ टेक्नोलॉजी मदद की इस नई टेक्नोलॉजी से। अमिता जी आपके पास मैं आऊंगी। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद भी की, लेकिन क्या वो चिट्ठियों के दौर को आप मिस करती हैं, या एक बार फिर वहां पे जितने लोग अनाउंस करने आते हैं, अपना शो प्रेजेंट करने आते हैं, क्या वो चिट्ठियां मिस की जाती हैं आज भी? हाँ, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। अभी भी जितने सीनियर अनाउंसर्स हैं, जी तो वो चिट्ठियां बहुत मिस करते हैं। बट मैंने भी जब ज्वाइन किया था 2011 में, तो उस टाइम पर चिट्ठी का दौर था और मैंने चिट्ठी वाले शो में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो मेरे लिए भी नागपुर से एक लिसनर थे, अमित कुमार करके उनका नाम था, अमित कुमार, जी और उन्होंने मैसेज भेजा था और जब हम उसे ऑन एयर उनके चिट्ठियों का जवाब देते थे रिकॉर्ड करके, तो उन्हें मेरी हंसी बहुत पसंद आती थी और उन्होंने मेरा नाम ब्रह्म कमल रख दिया था इसी बात से क्या कि बात है। आपकी हंसी इतनी अच्छी है और आपका नाम अमिता कमल है, तो आपका नाम आज से ब्रह्म कमल है। क्या और बात है। लेटर के माध्यम से वो उन्होंने हमें ये संदेश पहुंचाया था और अपनी पसंद के गाने भी बताते थे। तो तभी हम वो कहते हैं कि जरूर मिस आवाज की करते दुनिया हैं, है पर ये। टेक्नोलॉजी आई तो मैंने इंटरनेशनल सर्विस के लिए प्रोग्राम किया था। जी। तो सऊदी अरब से उषा दुबे जी हमारी लिसनर्स हैं, बहुत ही पुरानी लिसनर हैं, के हस्बैंड और उनका ईमेल आया था, तो हमने दोनों उसमें मैंने काम किया हुआ है। क्या और बात है। पर ज्यादा करीब मैं चिट्ठी को मानती हूँ। बिल्कुल, और दीक्षा, मैं आपको उस बताऊं, चिट्ठी ये जो आप ने बात कर रहे महका भी पोस्ट दिया कार्ड की, तो उनका जो घर। मैं जी बता था, जी नितिन। 21 अब तो 23 साल हो गए, तो 21 साल पहले तक ये जो मेरे पास 2 साल के जो पोस्ट कार्ड थे, हाँ, वो आज भी मेरे पास हैं। क्या वो बात अभी है। तक मैंने रखे हुए अपने पास, और उसके बाद पेजर दे दिए गए थे हमको, पेजर के थ्रू मैसेज आते थे। तो टेक्नोलॉजी बदलते हुए हम लोगों ने देखा, पर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हालांकि अब नंबर ज्यादा हैं और ज्यादा लोग आपको मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, इंस्टेंट आपको रिएक्शन मिलते हैं। जी लेकिन वो जो एक वो था ना कि हर थर्सडे के थर्सडे आप जाते थे चेक करने के लिए कि मेरे मेल बॉक्स में कुछ आया कि नहीं आया, मेरे जी पोस्ट कार्ड आया कि नहीं आया, जी उसकी एक अलग एक्साइटमेंट हुआ जाने करती एक थी। एहसास का बिल्कुल। रिश्ता होता है चिट्ठी के साथ और हम उसके साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। इनबॉक्स जी जी और बोरियों भर के पोस्ट कार्ड क्या बात मैंने है। अपनी आंखों से देखे। क्या बात है, यही तो है आवाज की दुनिया जिसमें लोग आपके साथ जुड़ते हैं। नितिन, बहुत कम समय है तो थोड़ा थोड़ा रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगी। नितिन, कभी ऐसा हुआ है कि लोग ऐसा कहते हैं कि अच्छा आरजे हो, रेडियो पे बोलते हो, ये तो ठीक है, इसके अलावा क्या करते हो? क्या आप लोगों ने कभी ऐसे सवाल फेस किए अपने जीवन में? अरे हर वक्त इनफैक्ट पता है आपको, ये मुझे ऐसा लगता था कि मेरे शुरुआती करियर में अभी तक लोगों को हाँ। शायद समझ नहीं आया कि रेडियो जॉकी क्या होता है। तो कोई बात नहीं, अभी कोई पूछे तो पूछे। आज तक मैम मैं 23 साल से सिर्फ यही नौकरी कर रहा हूँ, ये मेरा फुल टाइम जॉब है। पर कई लोग पूछते थे बेटा ये एज अ हॉबी तो ठीक है, पर आगे अब क्या सोचा जिंदगी में? मैंने कहा सर मैं 43 साल का हूँ, अब मैं आगे क्या सोच रहा हूँ, यही मेरा काम है। तो ये तो पूछा जाता है, नो जी। डाउट अबाउट इट। अमिता, आपसे पूछते हैं, अनाउंसर हो ठीक है, रेडियो में काम करती हो, उसके अलावा क्या करती हो? क्योंकि अमूमन ऑल इंडिया रेडियो में हम कुछ समय के लिए अपना शो करते हैं, उसके अलावा हम जरूर कुछ करते हैं, लेकिन आरजे जो है वो एक जो फुल टाइम जॉब होती है उसे हम फुल टाइम जॉब की तरह लेते हैं। तो क्या आप लोगों ने भी ये कभी फेस किया? दीक्षा जी मेरे हाँ, साथ बहुत बार यस अमिता कहीं जी। भी किसी भी फंक्शन आती हूँ तो यही पूछा जाता है, हाँ आप ये करती हैं, इसके अलावा आप क्या करती हैं? तो मेरे पास तो सवाल होते हैं क्योंकि अभी मेरी स्टडी भी चल रही है, मैं मास्टर्स कर रही हूँ, एमए हिंदी मैं कर चुकी हूँ, जी। मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन मेरा चल ही रहा है और मुझे जैसा कि अभी लैंग्वेज कोर्स भी करने हैं, तो मेरे जी। पास तो बहुत ऑप्शंस बताने के लिए होते हैं। पर मेरे से ये सवाल पहला यही पूछा ये सवाल जाता आता है कि आपके इसके पास भी? अलावा चौक साहब, आप आपके क्या पास आया करेंगी? उस जमाने में ये नहीं, सवाल? मेरे लिए इसलिए नहीं कि हाँ। कोई बहुत देर तक मेरा वास्ता रहा आवाज़ के ज़रिए देश की जनता के साथ,
रीजनल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना बिल्कुल, चाहूँगा। बिल्कुल। आर्मी को कुछ ट्रेनिंग फिल्मों के लिए आवाज़ की ज़रूरत थी, तो उन्होंने हाँ। हमारे अधिकारियों को अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा कि वाई चुग, तो उन्होंने कहा चुग साहब की आवाज़ हमारे फौजी पहचानते हैं, आवाज़ के साथ वो अपना संबंध कायम कर लेंगे जुड़ाव कि कायम ये कर चुग लेंगे, साहब हमें ट्रेनिंग के बारे में कुछ बता रहे जी। हैं। तो आर्मी ने अपनी कुछ ट्रेनिंग फिल्मों के लिए जी। इसलिए आवाज़ ली कि वो इस आवाज़ से वाकिफ थे। बिल्कुल, एक जुड़ाव था। जी। एक छोटा छोटा मैं सिर्फ आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। ट्राई की नई गाइडलाइंस आई जिसमें अब ये कहा गया कि जो प्राइवेट एफएम स्टेशंस हैं वो भी न्यूज़ अपनी तरह से मॉडिफाइड तरीके से रिले कर सकते हैं और वो करेंगे भी। लेकिन अभी तक ऑल इंडिया रेडियो की ही जो न्यूज़ जाती थी वही वहाँ पर ब्रॉडकास्ट होती थी। आपको क्या लगता है कि आप इसका स्वागत करते हैं? नहीं, आप इसके साथ हैं? नहीं, बहुत लंबा नहीं, बहुत छोटा एक रिएक्शन। सिद्धांत रूप से हाँ जी। लेकिन जिस तरीके से टीवी के लिए न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स खोला गया और उसके लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक रेगुलेटरी व्यवस्था बनाई गई, अगर प्राइवेट एफएम के लिए भी न्यूज़ और करंट अफेयर्स खोली जाती है तो मेरे विचार में प्राइवेट रेडियो को, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट के फील्ड में है और यहाँ पर उनको एजुकेशन और इंफॉर्मेशन के साथ औपचारिक रूप से उस कदम रखना होगा उस मैदान में, तो मैं चाहूँगा कि अगर उनके लिए भी ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ और रेगुलेटरी जो व्यवस्था है उनके लिए वो अगर ट्रेनिंग और रेगुलेटरी व्यवस्था अच्छी होगी तो उसका आप स्वागत करते हैं। अमिता जी, आप क्या कहेंगे? एक छोटा सा रिएक्शन आपका, क्या आपको लगता है कि ये अच्छा कदम है? ये एक तरीके से जैसे सर ने बोला कि ठीक भी है ट्रेनिंग के साथ, बट मैं अभी भी किसी भी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाती हूँ पढ़ने के लिए, तो मोस्टली जितने सीनियर प्रोफेसर्स वगैरह, जितना भी एलीट क्लास लोग हैं, वो अभी भी ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज को विश्वसनीय मानता है। ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज को ही मिस करते हैं, उसी की डिमांड रखते हैं। चाहिए प्राइवेट चैनल्स के लिए, प्राइवेट रेडियो एफएम के लिए जो ट्रेनिंग दी जाए कि उनकी जो न्यूज है वो भी विश्वसनीय बने। बिल्कुल, प्रशिक्षण पर जोर है। आपका क्या कहना है नितिन इस पर? नितिन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। आपका क्या कहना है इस पर? ट्राई के जो नए गाइडलाइंस आई हैं जिसमें एफएम अपनी मॉडिफाइड न्यूज ब्रॉडकास्ट कर सकता है, ऐसे में आपका क्या कहना है? आपको लगता है न्यूज आप लोग ऑल इंडिया रेडियो से अलग कुछ दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो है, तो पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली जितने भी रेडियो स्टेशन हैं वो सब इस न्यूज़ का स्वागत करेंगे और एवरीवन वांटेड टू टू हैव द राइट्स टू ब्रॉडकास्ट न्यूज़। देखिए, मुझे बड़ी एक सिंपल सी बात लगती है कि आप किसी चीज़ को रेगुलेट करना चाहें और उन्हें डायरेक्शन देना चाहें तो अच्छा है। तो अगर आप उन पे बेड़ियाँ डाल दें कि तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो फिर वो मीडियम जो है बंधा-बंधा महसूस करता है। तो बंधा हुआ अच्छी बात महसूस है कि करता है न्यूज़ तो आनी बंद चाहिए, कर बिल्कुल। काम मैं नहीं तो हो प्राइवेट पाएगा। एफएम का हिस्सा रहा हूँ इतने सालों से, 21 सालों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट एफएम को अगर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये रही बात जो जैसे चुग सर ने कहा और जैसे अमिता जी ने कहा कि कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। मुझे देखिए, रेडियो के जितने भी रेडियो जॉकीज भी होते हैं, वी आर ऑल रेडियो जर्नलिस्ट, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी रेडियो स्टेशंस हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि गलत तरीके से न्यूज़ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका अंदर भी जो है, अपने कंपनी के अंदर भी, अपने स्टेशन के अंदर भी एक तरीके की रेगुलेशन ऑलरेडी होगी। बिल्कुल नितिन, सही सटीक तरीके से न्यूज जाएगी और बिल्कुल अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, आपका भी ये मानना है। लेकिन वक्त की बहुत कमी है, जाने से पहले युवाओं के लिए आपका संदेश लेना बहुत जरूरी है। एक एक लाइन में आपका संदेश। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आवाज की दुनिया के सब हुनरमंद लोग मेरे सामने हैं। नितिन, जाने से पहले आपका एक लाइन में संदेश युवाओं के नाम। मैं बस ये कहना चाहूंगा युवा से, जितने भी हैं, कि रेडियो से जुड़े ना जुड़े, पर आप देश का भविष्य हैं। तो जब भी आप कुछ करते हैं, रोज सुबह उठ के बस एक बार ही सोच लीजिए, जो भी आप काम करने जा रहे हैं, क्या आपके देश के हित में वो है? अगर आपके देश में के हित में नहीं है, तो मे बी इट्स टाइम टू थिंक अगेन एंड चेंज व्हाट यू आर अबाउट टू डू। थैंक यू। अमिता जी, आप क्या कहना चाहेंगी? एक लाइन में युवाओं के नाम संदेश। मैं बस यही कहना चाहूंगी युवाओं से, जो भी कुछ करना चाहते हैं, जैसे नितिन जी ने बोला, जो उनका लक्ष्य है उसे पूरे दिल से करें और फिर ऊपर वाले पर छोड़ दें। बिल्कुल, पूरे दिल से करें जो भी वो करना चाहते हैं। चुग साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? रेडियो आपका दोस्त है जी, विश्वसनीय दोस्त है जी, ये आपके हर जगह काम आएगा। रेडियो को खुद कैरियर बनाएं तो भी, और रेडियो के जरिए अगर करियर बनाना चाहें तो भी, रेडियो इज ऑलवेज ए फ्रेंड।
बिल्कुल, रेडियो हमारा दोस्त है और आवाज़ की दुनिया के हम सब मुरीद हैं। बहरहाल आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आप तीनों का। बहुत थैंक यू दीक्षा जी, थैंक यू चुग साहब, थैंक यू अमिता जी। और इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आवाज़ की दुनिया में उन आवाज़ों को हमेशा सुनते रहिए, क्योंकि वो आवाज़ कान से आती है लेकिन दिल को छू जाती है। इसी बात के साथ अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।